वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। आज के लेक्चर के 3 टॉपिक है। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, सेकंड टॉपिक है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट और थर्ड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। तो ये 3 चीजें थ्योरेटिकल पॉइंट है। उसके बाद हो सके जितना मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स आएंगे सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट से, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, और जो स्टेशनरी वेव्स लेक्चर नंबर 16 में जो स्टेशनरी वेव्स हमने पढ़ा था, स्टेशनरी वेव्स बनते कैसे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी इसी लेक्चर में सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट आप लिखोगे, लिखो चलो कमॉन, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। ओके, इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट समझने से पहले आप एक सिचुएशन समझ लो जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या? रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या होता है? रेजोनेंस मतलब इट इज अ कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मैचिंग। कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मैचिंग। जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो जब भी दो चीजों का अगर रेजोनेंस होगा, मान लो 2 ट्यूनिंग फोर्क है, ये एक ट्यूनिंग फोर्क है और ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है। दोनों ट्यूनिंग फोर्क अगर रेजोनेंस में है तो इसकी फ्रीक्वेंसी N1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है, तो 2 ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेंस में है, मतलब N1 इज इक्वल टू N2। दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? सेम होगी। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 2 ट्यूनिंग फोर्क की हो। क्या हो सकता है? एक ट्यूनिंग फोर्क हो सकता है और एक स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये दोनों का रेजोनेंस है, ऐसा दिया गया है, मान लो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी N है, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी N2 है, तो रेजोनेंस है, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हुआ, ऐसा अगर दिया जाए तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा? N2 होगा। तो अगर 2 वाइब्रेटिंग चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो क्या बोला जाएगा? दैट 2 थिंग्स आर इन रेजोनेंस। वो दोनों चीजें कैसी होगी? रेजोनेंस में होगी। ठीक है ना। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि दोनों चीजें रेजोनेंस में हैं? तो जब रेजोनेंस होता है, ओके, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, तो जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है? सबसे पहली चीज, 2 चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, N1 इज इक्वल टू N2। अब फ्रीक्वेंसी सेम होने से क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन, सॉरी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम। तो क्या होगा? अगर वो साउंड वेव्स है, ठीक है ना, दोनों साउंड वेव्स है, तो लाउड साउंड इज हर्ड, बड़ा साउंड सुनाई देगा, लाउड साउंड इज हर्ड। ठीक है, तो 2 साउंड वेव्स का अगर रेजोनेंस हो रहा है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों का अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा साउंड सुनाई देगा। तो जब बड़ा साउंड सुनाई देगा मतलब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पर क्या है? रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस क्या है? इट इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मैचिंग। 2 वाइब्रेटिंग चीजों की अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो हम ऐसा कहते हैं कि वहां पर रेजोनेंस हुआ है। और रेजोनेंस पे क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम मैक्सिमम। ओके, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट एज वेल एज रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम बहुत अच्छे से सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के कई सारे यूज हैं। It is used to determine the unknown frequency of tuning fork. It is used to determine the speed of sound in air. या कई सारे इसके यूज हो सकते हैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या है देखो, इसमें क्या होता है? एक होलो वुडन बॉक्स होता है। ओके, इसका मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा ऐसा बॉक्स होता है, ऐसा बॉक्स होगा, ऐसा बॉक्स वुडन का बॉक्स होगा। दिस इज अ वुडन बॉक्स। ठीक है ना, वुडन, लकड़ी का बॉक्स है, वुडन बॉक्स। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स, बिकॉज इसमें की जो हवा है वो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। आपने देखा होगा कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बड़ा सा लकड़ी का डब्बा प्रोवाइडेड होता है। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर की एयर वाइब्रेट करवाते हैं वो, इस वजह से साउंड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो बड़ा एक लकड़ी का बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। इसके ऊपर होल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये किसी स्टैंड पे रखा हुआ होगा ऐसे। ठीक, ये लकड़ी का बॉक्स जिसको साउंड बॉक्स बोला जाता है, ये ऐसे रखा हुआ होगा।
अब होता क्या है, इस पे दो मूवेबल ब्रिजेस होते हैं ऐसे, दीज आर द मूवेबल ब्रिजेस, ये मूव कर सकते हैं वैसे लैटरली, इसको नजदीक ला सकते हैं, इसको दूर ले जा सकते हैं। इसका यूज क्या है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ये दोनों क्या है, दीज आर द मूवेबल ब्रिजेस, मूवेबल ब्रिज। इनको मूव करवाकर हम वाइब्रेटिंग लेंथ स्ट्रिंग की चेंज करवा सकते हैं। अब स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट होगी, उसकी लेंथ चेंज करने से क्या होगा देखेंगे हम, डोंट वरी। तो ये मूवेबल ब्रिजेस है, क्या है, मूवेबल ब्रिज है, इसको हम लैटरली ऐसे मूव करवा सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है, एक हुक होता है ऐसे, दिस इज द हुक। ओके, अभी इस हुक को क्या किया जाता है, इस हुक को एक स्ट्रिंग या वायर हो सकता है, कोई मेटेलिक स्ट्रिंग टाइट की जाती है, और ये स्ट्रिंग जो है इन दोनों ब्रिजेस के ऊपर से पास की जाती है ऐसे। ओके, तो ये हो गया स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग बोल दो या वायर हो सकता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पुली होती है, पुली, पुली समझते हो ना, ओके, दीज आर द पुली। ओके, वेटलेस आइडियल पुली होगी ये, फ्रिक्शनलेस पुली। ओके, पुली। अब ये पुली के ऊपर से ये वायर रन होता है ऐसे, और यहाँ पर जो होता है ऐसे एक हैंगर प्रोवाइडेड होता है जिसमें वेट्स ऐड किए जाते हैं। ओके, दिस इज द हैंगर, हैंगर। ओके, ये हैंगर होता है, इसके अंदर, या पैन बोल सकते हो इसको, इसके अंदर वेट ऐड करवाकर हम स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन समझ में आई, दिस इज द सिचुएशन। क्या क्या है इसमें, एक हॉलो वुडन बॉक्स है, हॉलो वुडन बॉक्स, हुक है, उसको दो होल्स है, क्यों है वो बताऊंगा मैं आपको। ये मूवेबल ब्रिजेस है, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास हुई है, ये पुली है, ये हुक है, स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास हुई है। अब इसमें अगर मैं वेट ऐड करूंगा, ऐसे वेट्स ऐड करते जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग ऐसे खिंच जाएगी, तो ये खिंच जाएगी तो इसके अंदर टेंशन इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर वेट्स ऐड करके या कम करके मैं स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन कम ज्यादा कर सकता हूं। और ये ब्रिजेस दूर मूव करूंगा तो ये जो वाइब्रेटिंग लेंथ है वो बढ़ जाएगी, नजदीक लाऊंगा तो वाइब्रेटिंग लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब करना क्या है, करना क्या है, देखो देखो सिचुएशन को समझो। मेरे पास ये ट्यूनिंग फोर्क है, समझना बेटा, मेरे पास ये ट्यूनिंग फोर्क है। अब जो ट्यूनिंग फोर्क होता है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, उसके इसको बोलते हैं स्टेम, इसको बोलते हैं स्टेम। ओके, और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स, क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स। तो होता क्या है, इसके स्टेम के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है, जैसे कि मान लो इसके ऊपर लिखा है 512 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर लिखी हुई होती है। तो एग्जामिनर प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या करता है, इसके ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई ना दे, और आपको ये सेटअप और ये सेटअप दिया जाता है और आपसे कहा जाता है बताओ इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आपको करना क्या है, टेप हटाना है, फ्रीक्वेंसी देखना है, आंसर लिखना है, ऐसे नहीं करना, आपको एक्सपेरिमेंटली कुछ परफॉर्म करना होता है और उससे फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी होती है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस ट्यूनिंग फोर्क को उठाएंगे, इसको हैमर करेंगे, हैमर करेंगे तो ये वाइब्रेट करने लगेगा। तो जब ये वाइब्रेट करने लगेगा तो इसका जो स्टेम है, ये जो स्टेम है, इस स्टेम को उठाकर इसके ऊपर रख देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे रख देना है, ऐसे रख देना है। तो अब स्टेम को यहां पर अगर आपने रख दिया तो ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रहा है, दिस इज द ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है ना, ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रहा है। तो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट हो रहा है तो इसके वाइब्रेशन टेबल को पास होंगे, टेबल के ऊपर है वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स को पास होंगे, टेबल को पास होंगे। तो टेबल के ऊपर जो वुडन बॉक्स रखा हुआ है वो वुडन बॉक्स ऑसिलेट होने लगेगा, तो वुडन बॉक्स के अंदर का एयर भी ऑसिलेट होने लगेगा। और कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होने लगेगा, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसा होगा तो अभी स्ट्रिंग भी क्या होगी, ऑसिलेट होगी, स्ट्रिंग भी क्या होगी, ऑसिलेट होगी, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाता है, अब हम ट्यूनिंग फोर्क को देखकर तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते कि उठाया ट्यूनिंग फोर्क, ऑसिलेट किया, हाँ गिन लिया 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशन हो गए, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 512, ऐसे तो नहीं बता सकते। तो कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, उसका क्या लॉजिक है। तो हमारे पास दो चीजें हैं जो ऑसिलेट हो रही है, दो चीजें हैं, पहला हमारा ट्यूनिंग फोर्क, दूसरा हमारी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर कुछ वाइब्रेशंस आएंगे, स्ट्रिंग ऐसे ऑसिलेट करने लगेगी, ठीक है ना, दूसरा हमारी स्ट्रिंग। अब क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय m। तो दिस m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो हमने एक बार स्ट्रिंग सेलेक्ट कर ली तो हम मास पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं कर सकते। तो आप चेंज क्या कर सकते हो, लेंथ और टेंशन। टेंशन कैसे एडजस्ट करोगे, टेंशन अगर बढ़ाना है तो यहां पर वेट ऐड करते जाओ, स्ट्रिंग खिंच जाएगी, इसके अंदर का टेंशन बढ़ जाएगा। और लेंथ कैसे एडजस्ट करोगे, ये ब्रिजेस नजदीक लाओ, लेंथ कम हो जाएगी, ब्रिजेस दूर ले जाओ, लेंथ
बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम लेंथ को एडजस्ट करते हैं। तो लेंथ को, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, एक कचरा हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो लेंथ को एडजस्ट करके मैं, लेंथ को क्यों एडजस्ट करना है, लेंथ को एडजस्ट करके मैं फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये ट्यूनिंग फोर्क मैंने इसके ऊपर पकड़ लिया ऐसे, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, ऐसी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है स्ट्रिंग की कि वो फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाए। लेकिन इसकी जो 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ये मुझे पता नहीं है, तो मुझे डिटरमाइन कर, अब मैं क्या करूंगा, रेजोनेंस की कंडीशन लाने की कोशिश करूंगा। किसके किसके, स्ट्रिंग के और ट्यूनिंग फोर्क के, स्ट्रिंग के और ट्यूनिंग फोर्क के रेजोनेंस लाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस हुआ, तो रेजोनेंस पे क्या होता है, एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होता है सबसे पहली चीज, मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू साउंड बॉक्स। ओके, क्या होगा, ट्यूनिंग फोर्क की मैक्सिमम एनर्जी साउंड बॉक्स को ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी चीज, मैक्सिमम साउंड इज हर्ड, मैक्सिमम साउंड हर्ड होगा, बहुत बड़ा साउंड सुनाई देगा। और तीसरी चीज क्या होगी, एक पेपर राइट का कंसेप्ट होता है। पेपर राइटर मतलब एक पेपर लेना होता है हमें, इस टाइप का पेपर, ऐसे पेपर लेना होता है आपको, और इस पेपर को ऐसे फोल्ड करना होता है। ऐसे फोल्ड करके इस पेपर को क्या करना होता है, स्ट्रिंग के ऊपर रख देना होता है। ऐसे ये स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग के ऊपर ये पेपर राइटर ऐसा आप रख दोगे आराम से। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये पेपर राइटर ऐसे रख दिया। तो ये पेपर राइडर स्ट्रिंग के ऊपर से कब गिरेगा, जब ये स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होगी। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब स्ट्रिंग का और ट्यूनिंग फोर्क का रेजोनेंस होगा। अब स्ट्रिंग का और ट्यूनिंग फोर्क का रेजोनेंस कब होगा, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी मैच होने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी पड़ेगी, कम ज्यादा करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसी कम ज्यादा कर सकते हो आप, बाय चेंजिंग द लेंथ एंड बाय चेंजिंग द टेंशन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो टेंशन बढ़ाओ, लेंथ कम करो। किसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हो आप, स्ट्रिंग की, ट्यूनिंग फोर्क की तो फिक्स है, ओके। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी घटाना है तो क्या करना, आप लेंथ को बढ़ा देना, टेंशन को कम कर देना। ऐसे करके ऐसा कॉम्बिनेशन लाना है कि जब आपने ट्यूनिंग फोर्क को यहां पर ऐसे रखा तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस पे ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होने लगेगी, ऐसे ऑसिलेट होने लगेगी। तो ऐसे अगर ये ऑसिलेट होगी तो इसके ऊपर जो ये पेपर राइडर रखा हुआ है, ये पेपर राइडर जो इसके ऊपर रखा हुआ है, ये राइडर नीचे गिर जाएगा। तो पेपर राइडर नीचे गिरा मतलब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ मतलब दोनों का रेजोनेंस हुआ। तो दोनों का रेजोनेंस हुआ मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, सेम होगी। तो हम ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर पेपर राइडर फॉल ऑफ हो गया, पेपर राइडर अगर साइड में गिर गया तो इसका क्या मतलब हुआ, रेजोनेंस हुआ। तो रेजोनेंस पे क्या होगा देख लो। अब जैसे ही रेजोनेंस होगा आप क्या करोगे, रीडिंग लोगे। कैसे रीडिंग लोगे, आप लेंथ मेजर करोगे, लेंथ बिटवीन टू ब्रिजेस, आप टेंशन मेजर करोगे, मास पर यूनिट लेंथ आपको पता है बिकॉज स्ट्रिंग आपने सेलेक्ट की है। तीनों चीजें अगर पता होंगी तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हो। अब जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी वही ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी, बिकॉज वहां पर दोनों में क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है, तो एट रेजोनेंस या फिर व्हेन पेपर राइडर फॉल ऑफ, ओके, आपने लेंथ एडजस्ट की, टेंशन एडजस्ट किया, और एक ऐसी सिचुएशन आई जब मैंने ट्यूनिंग फोर्क को ऑसिलेट कराकर इस पर पकड़ा तो स्ट्रिंग भी ऑसिलेट हुई और पेपर राइडर क्या हो गया, फॉल ऑफ हो गया। तो जब पेपर राइडर फॉल ऑफ हो गया तो रेजोनेंस ऑकर, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस ऑकर। तो रेजोनेंस ऑकर हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मान लेते कैपिटल ले ले, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग है n। तो n हम डिटरमाइन कर सकते हैं 1/2L √T/m, m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर ये 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो टेंशन की वैल्यू यहां से ले लेना, मास कुछ होगा इसके अंदर का, उसको इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज mg, टेंशन ऊपर T, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg
यहाँ से आप टेंशन डिटरमाइन कर सकते हो। मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, और यह लेंथ, ये दोनों के बीच में आपको लेंथ मेजर करनी है। ये तीनों वैल्यूज अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो दैट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग एंड विच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट पे। एक चीज समझो, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट एक रेजोनेंस की कंडीशन है। जब पेपर राइडर फॉल ऑफ होता है तब रेजोनेंस होता है, मतलब ट्यूनिंग फोर्क और स्ट्रिंग दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, सेम होती है। ठीक है, तो अब देखो, सोनोमीटर वायर इमिट्स अ फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, n1 इज इक्वल टू 150 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट इमिटेड व्हेन टेंशन चेंज इन द रेशियो, मतलब टेंशन का रेशियो है T1 बाय T2 इज इक्वल टू 9:12 एंड लेंथ चेंज इन द रेशियो, मतलब L1:L2 है हमारा 1/2। तो आपको पता करना है n2 कितना होगा। वेरी सिंपल। तो सोनोमीटर में क्या होता है, स्ट्रिंग ऑसिलेट होती है, तो n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/m। ओके, तो अब एक चीज याद रखो, सोनोमीटर वायर इमिट्स, ठीक है, तो यहां पर स्मॉल m के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टू कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, तो n1 क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T1/L1। n2 क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T2/L2। दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, n1/n2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1/T2 इंटू, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, L2/L1। ओके, तो n1 की वैल्यू है 150 हर्ट्ज, n2 डिटरमाइन करना है अंडर रूट ऑफ T1/T2, T1/T2 है 9:12 इंटू L2/L1, L2/L1 ना, L1/L2 1:2 है, तो L2/L1 2:1 हो जाएगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है कोई बात नहीं। क्या करेंगे, 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3 4 × 12, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा n2 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय √3, ये √3 इधर आ जाएगा। ओके, तो 150 डिवाइडेड बाय √3, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 150 डिवाइडेड बाय √3। ओके, तो 150 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम 50 × 3 लिखेंगे, 50 × 3 150 डिवाइडेड बाय √3, तो ये इसको अगर कैंसिल किया तो ये हो जाएगा √3, तो 50 × 1.732 ऐसे आएगा। भाई मैं बोलूँ आंसर क्यों गलत हो रहा है, यहाँ पर 16 है बेटा, आई एम सॉरी 16 है, 12 के हिसाब से आंसर सही है लेकिन यहाँ पर 16 है, तो ये हो जाएगा हमारा 16। अब आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा 16। तो क्या होगा यहाँ पर देख लो, तो ये 150 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 16 का 4 इंटू 2, 2 1 2 2 2 4, ये 2 ऊपर आ जाएगा, n2 इधर ले लो, n2 इज इक्वल टू ये ऊपर 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 3, सो n2 विल बी 100 हर्ट्ज। वेरी सिंपल, ठीक है, चलो लिख लो। अब इसके बाद देखेंगे हम रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, लिखो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से आप दो चीजें डिटरमाइन कर सकते हो। वैसे तो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, इधर एक ग्लास ट्यूब होगी, उसके अंदर पानी भरेंगे, इधर लंबा चौड़ा कुछ सेटअप लगाएंगे, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे और उसके अंदर से दो फार्मूला डिराइव करेंगे और दो फार्मूलों को डायरेक्टली याद रख लेंगे, वही फार्मूले हम यूज करने वाले, ठीक है। तो पहले समझो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले तो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं एंड करेक्शन। ओके, अब एंड करेक्शन क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया ऑलरेडी एंड करेक्शन। और दूसरा
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये दो चीजें हम इस एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप एकदम सिंपलीफाइड फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक ग्लास ट्यूब। देखना, ग्लास ट्यूब ले लेंगे। अब इस ग्लास ट्यूब को यहां से एक ओपनिंग है, ओके, ओपनिंग है, यहां पर रख देंगे एक कंटेनर और यहां पर वॉल लगाएंगे ऐसा, ओके, या टैप बोल दो, चलो टैप है। टैप अगर खोलोगे तो पानी नीचे आएगा, टैप बंद कर दोगे पानी बंद हो जाएगा। बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में समझा रहा हूं मैं आपको। तो पहले क्या करना है आपको, यहां तक पानी भर लेना है इसमें पूरा, हाँ फुल, इसमें यहां तक अप टू द नेक पूरा इसमें पानी भर लेना है ऐसे, ठीक है, पानी भर लिया इसमें, ओके। तो अब क्या करना है, यहां पर एक ट्यूनिंग फोर्क लेना है ऐसे, और इस ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे यहां पर हेल्ड करना है, ट्यूनिंग फोर्क को हेल्ड करना है, ठीक है, हेल्ड कर लिया ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे हमने। तो ट्यूनिंग फोर्क की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज कैपिटल एन। तो मुझे बताओ अब क्या इस ट्यूब के अंदर एयर कॉलम ऑसिलेट होने के लिए जगह है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर रेजोनेंस वगैरह कुछ होगा क्या? नहीं। अब क्या करना है आपको, ये टैप ऑन करना है। तो जैसे आपने टैप ऑन किया, इसके अंदर से ये पानी स्पिल होगा, नीचे गिरेगा, इसके अंदर जमा होगा। अब जैसे पानी नीचे गिरेगा, इसके अंदर का जो ये लेवल है धीरे 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 कम होता जाएगा। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, उसको बोलेंगे फर्स्ट रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? फर्स्ट रेजोनेंस। तो जैसे ही पहली बार बड़ा साउंड सुनाई दिया, ये नल चालू करने के बाद, ये टैप ऑन करने के बाद, ये पानी नीचे आएगा, इसके अंदर एयर कॉलम क्रिएट होगा। दिस विल क्रिएट एज अ पाइप क्लोज एट वन एंड, या क्लोज ऑर्गन पाइप। तो इसके अंदर की एयर ऑसिलेट होगी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो रेजोनेंस होगा और आपको कुछ बड़ा साउंड सुनाई देगा। तो जब बड़ा साउंड जैसे ही सुनाई दिया, पहले तो आपने फुल पाइप यहां तक भरा हुआ था, पानी पूरा भरा हुआ था, कुछ आवाज बड़ा सुनाई दिया क्या? नहीं। हमने ट्यूनिंग फोर्क यहां पर पकड़ा, ये ऑसिलेट हो रहा है। तो जैसे हमने ये ऑन किया, पानी नीचे नीचे आ रहा है, तो ये एक इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होंगे और आपको क्या सुनाई देगा? पहली बार बड़ा साउंड सुनाई देगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट रेजोनेंस। तो फर्स्ट रेजोनेंस मतलब इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, ये एयर कॉलम ऐसे ऑसिलेट होगा फंडामेंटल मोड में। तो ये लेंथ आपको मेजर कर लेनी है, ठीक है। मान लो ये लेंथ है L1, कितनी है? L1। तो ये लूप कितना है? आधा लूप है। आधा लूप मतलब λ/4। तो क्या मतलब हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम हो गई। तभी तो आपको आवाज कैसे सुनाई दिया? मैक्सिमम रेजोनेंस हो, आवाज मैक्सिमम सुनाई दिया। तो मैं क्या फिगर से लिख सकता हूं? L1 इज इक्वल टू λ/4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, फिर से आप टैप ऑन करो। तो इस सिचुएशन में आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है, मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है। अब जब आपने टैप ऑन किया तो फिर से ये लेवल क्या हुआ? कम 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 होता गया, कम 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 होता गया। तो पाइप की लेंथ क्या होती गई? बढ़ते गई। और अब जो जैसे ही ये लेंथ तक, इतनी लेंथ क्रिएट हो गई, मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया। अब मैंने टैप ऑन किया तो ये पानी नीचे आ रहा है, लेंथ बढ़ रही, तो जो मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा था अब वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो कुछ देर बाद फिर से मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया, उसको बोलेंगे सेकंड रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? सेकंड रेजोनेंस। तो अब क्या हुआ होगा, फिर एक बार ये फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई होगी, तभी तो मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया। मैक्सिमम साउंड सबको कब सुनाई देता है? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो सिचुएशन क्या रही होगी? सेम सेटअप, ओके। ये सेटअप, अब इसमें से ये मैंने ऑन किया तो पानी नीचे गिर रहा है, तो ये लेवल वाटर का यहां तक आ गया, ओके, यहां तक आ गया। अब सिचुएशन कैसी रही होगी? डेफिनेटली द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, ओके। तो ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ दोनों की कैसी है? सेम है। वेवलेंथ सेम होगी तभी तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ओके। तो ये मेरी जो वाइब्रेटिंग लेंथ है सेकंड रेजोनेंस की, इसको मैं बोलूंगा L2। क्या बोलूंगा? L2। तो इसकी और इसकी वेवलेंथ कैसी है? सेम है। मीडियम चेंज होने तक स्पीड चेंज नहीं होती, तो स्पीड चेंज नहीं हुई, वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? सेम होगी। तो इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी? सेम। अब यहाँ पर लाउड साउंड सुनाई देने का कारण क्या है? इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रही होगी? सेम रही होगी,
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम, इसलिए लाउड साउंड सुनाई दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, सेम होगी। इसकी वेवलेंथ लैम्बडा, तो इसकी भी वेवलेंथ लैम्बडा। अब की बार ये लेंथ L2 मेजर करो, तो ये लेंथ आएगी L2 इज इक्वल टू, ये एक लूप है, ये आधा लूप है, इतनी लेंथ कितनी है, लैम्बडा बाय 4, और इतनी लेंथ कितनी है, लैम्बडा बाय 2, मतलब लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, 3 बार लैम्बडा बाय 4, मतलब 3 लैम्बडा बाय 4। यह आया इक्वेशन नंबर 2। तो पहले रेजोनेंस कब हुआ, देखो हाँ, शुरुआत में क्या था, ये ग्लास ट्यूब यहां तक भरी हुई थी, तो अंदर एयर कॉलम क्रिएट है क्या, नहीं, एयर कॉलम वाइब्रेट नहीं हो सकता, तो मैंने ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराया, यहां पर पकड़ा, कुछ बड़ा साउंड वगैरह कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे मैंने टैप ऑन किया, पानी नीचे नीचे आता गया, इसमें एयर कॉलम क्रिएट हुआ, अब ये ऑसिलेट हुआ, एयर कॉलम भी ऑसिलेट हुआ। अब जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो लाउड साउंड सुनाई दिया। जैसे ही लाउड साउंड सुनाई दिया, स्टॉप कर देना, इसको बंद कर देना है, ये लेंथ मेजर कर लेनी है, तो ये आ गया लैम्बडा बाय 4। अब फिर से मैंने टैप को ऑन किया, तो मेरे ये पानी नीचे नीचे आता गया, लेंथ एयर कॉलम की बढ़ते गई, और फिर से एक बार कुछ लेंथ पे क्या हुआ, मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया, मतलब फिर से इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मैच हो गई। अब इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, सेम थी, वही ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी है, सेम है, तो ये फ्रीक्वेंसी सेम है, ये फ्रीक्वेंसी सेम है, ये फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सेम होगी। तो इसकी भी वेवलेंथ अगर लैम्बडा है तो इसकी भी वेवलेंथ लैम्बडा होगी। तो इसका जो कॉलम है, ओके, ये लैम्बडा बाय 4 था, तो ये कितना है, 3 लैम्बडा बाय 4, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन बचते हैं, हमारे पास दो रीडिंग है, L1 और L2, तो इक्वेशन 2 - 1 करना है, 2 - 1, तो क्या आएगा, L2 - L1 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4, तो बेस सेम है, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा मतलब 2 लैम्बडा, दिस इज L2 - L1, 2 1 2, 2 2 4, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 2 इन ब्रैकेट L2 - L1। तो एक्सपेरिमेंट में हमने L1 L2 मेजर किए हैं, तो लैम्बडा की वैल्यू मिल गई, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L2 - L1। सो दिस इज द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ अगर पता हो गई तो वी कैन इजीली डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। क्या होगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो V इज इक्वल टू n का n, लैम्बडा कितना है, 2 इन ब्रैकेट L2 - L1, तो V इज इक्वल टू 2n L2 - L1, V इज इक्वल टू 2n L2 - L1। So by using this formula we can determine the speed of sound in air, V is equal to 2n L2 - L1। ओके, अब अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर पे भी इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो भी वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो आप न्यूमेरिकल में देखेंगे हम। तो हाउ टू डिटरमाइन एंड करेक्शन बाय यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब एंड करेक्शन कहां पर होता है, एंड करेक्शन इज ऑलवेज इन पाइप ओपन एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो पाइप ओपन एट वन एंड पे कहां पर होगा, ओपन एंड पे होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जो एंटीनोड की पोजीशन है थोड़ा सा ऊपर होती है, बिकॉज द पॉइंट एट एग्जैक्ट ओपन एंड इज नॉट फ्री टू ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन। ये सारी चीजें मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो एंटीनोड यहां पर नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर बनता है, तो जितना ऊपर बनता है उसको बोलते हैं एंड करेक्शन, ठीक है। तो जितना ऊपर बनता है उसको बोलते हैं एंड करेक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या होगा, L1 + E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। ओके, एंड नाउ दिस डिस्टेंस L2 + E इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4। L1 L2 के बजाय L1 + E लेना होगा आपको, L2 + E लेना होगा, एंड करेक्शन उसमें ऐड करना होगा। तो अगेन अगर आप इन दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करोगे, मतलब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, तो हम क्या करेंगे, 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 करेंगे, तो क्या आएगा, L2 - L1 माइनस सॉरी देखो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली कर लेंगे हम। तो क्या आएगा, ये इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस करना है, तो 4 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, L2 + E इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4, और 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, L1 + E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। अब इसका सब्सट्रैक्शन करना है, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो प्लस ई माइनस ई कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, L2 - L1 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4, मतलब ये आएगा लैम्बडा बाय 2। कितना आएगा, लैम्बडा बाय 2, बराबर ना, लैम्बडा बाय 2। तो अगेन लैम्बडा कितना आएगा, लैम्बडा आएगा 2 इन ब्रैकेट L2 - L1, ठीक है। तो ये वैल्यू उठाकर किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो।
मान लो यहाँ पर रख देंगे इसको लैम्डा की वैल्यू, तो क्या आएगा L2 प्लस ई फॉर एंड करेक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 2 2 2 4। तो क्या आया ये L2 प्लस ई इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो 3L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को इधर शिफ्ट कर लो तो क्या आएगा 2L2, देखो 2L2 प्लस 2E, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2L2 प्लस 2E इधर क्या बचा इज इक्वल टू 3L2 माइनस 3L1, 3L2 माइनस 3L1। ओके, अब क्या करोगे L2 प्लस ई ना, L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा की जगह क्या रख दिया 2L2 माइनस L1 बाय 4, 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 इधर चला गया, 2L2 प्लस 2E, इधर क्या बचा 3L2 माइनस 3L1। ठीक है, अब क्या करो इसको इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा 2E इज इक्वल टू 3L2 माइनस 2L2 माइनस 3L1, तो 3L2 माइनस 2L2 इज L2 माइनस 3L1, ये दोनों का आंसर क्या है L2, 3 में से 2 गए, एक L2 माइनस 3L1 या 2E, तो E का फॉर्मूला क्या होगा L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, E इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 बाई 2, L2 माइनस 3L1 बाई 2। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के। पहला फॉर्मूला, वेवलेंथ कितनी आई 2 इन ब्रैकेट L2 माइनस L1, वेलोसिटी कितनी आई 2n L2 माइनस L1, और एंड करेक्शन L2 माइनस 3L1 बाई 2। ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो। अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो क्या बोल रहा है, इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट इफ V कितना है 300 मीटर पर सेकंड, बढ़िया। यन मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कितनी है 500 हर्ट्ज। ठीक है, 500 हर्ट्ज, और लेंथ हमारे पास जो पाइप है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी है, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है 125 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वाटर लेवल केप्ट एट रेजोनेंस। कोई बात नहीं, तो हमारे पास ये ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। तो रेजोनेंस कब कब होगा, अब देखो इसके अंदर फुल वाटर भरा हुआ होगा, इनिशियली इसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने टैप को ओपन किया तो इसके अंदर से पानी नीचे गिरेगा। तो पहला रेजोनेंस कब होगा, पहला रेजोनेंस कब होगा जब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, कितने लेंथ से, मान लो सपोज दिस लेंथ इज L, तो इसके अंदर क्या हो गया एयर कॉलम वाइब्रेट होने लगा। तो अब ये रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस हुआ मतलब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी 500, तो ये जो वाइब्रेशन हुआ इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए 500 हर्ट्ज। ओके, तो क्या होगा, अब ये पाइप क्लोज एट 1 एंड, ये क्लोज एट 1 एंड, तो V/4L इज इक्वल टू L, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है V/4L, पाइप क्लोज एट 1 एंड की फ्रीक्वेंसी V/4L, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, इसकी कितनी है 500 हर्ट्ज, तो V कितना है, V इज 300 डिवाइडेड बाय 4L, 4 इंटू लेंथ इज इक्वल टू N कितना है, N है 500 हर्ट्ज, कितना है 500 हर्ट्ज, तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये लेंथ इधर चली गई L इज इक्वल टू 5 नीचे आ गया, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20। अब इसको सेंटीमीटर में करोगे तो ये आएगा 300 डिवाइडेड बाय 20, 3 मीटर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 कैंसिल, तो यह 15 सेंटीमीटर। तो पहला रेजोनेंस कब होगा जब मेरी लेंथ कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो तो लेंथ इतने 15 सेंटीमीटर। सेकंड रेजोनेंस कब होगा, सेकंड रेजोनेंस होगा जब सिचुएशन ऐसी होगी, अभी आपका थोड़ा सा नॉलेज क्लियर चाहिए, यहां पर पानी होना चाहिए। तो ये लेंथ कितनी है मेरी, इतनी लेंथ कितनी है 15, तो इतनी कितनी हो जाएगी 15, ये कितनी हो जाएगी 15, तो 15 15 15। तो फर्स्ट रेजोनेंस होगा जब लेंथ कितनी होगी 15 सेंटीमीटर।
सेकंड रेजोनेंस कब होगा? जब ऐसी सिचुएशन आएगी, सेकंड रेजोनेंस होगा, सेकंड होगा 45 सेंटीमीटर पे। कितना? 45 सेंटीमीटर पे। थर्ड कब होगा? जब और एक लूप बढ़ जाएगा, 15 15, तो ये 30 30 60 70 75। थर्ड रेजोनेंस कब होगा? 75 सेंटीमीटर पे, 75 सेंटीमीटर पे। फोर्थ रेजोनेंस कब होगा? जब और एक लूप बढ़ जाएगा, तो और 30 ऐड करो, 30 30 60 90 100 105। फोर्थ रेजोनेंस कब होगा? 105 पे, 105 सेंटीमीटर पे। फिफ्थ रेजोनेंस के लिए और 30 ऐड करो, 30 30 60 90 120 135। फिफ्थ रेजोनेंस के लिए लेंथ कितनी चाहिए? 135 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पाइप की मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 125 सेंटीमीटर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं? पूरा पानी खत्म हो गया, तो जब ये यहाँ तक पानी आ गया तो यहाँ की रीडिंग क्या है? 125 सेंटीमीटर। तो 125 सेंटीमीटर के अंदर तक के सारे रेजोनेंस हो सकते हैं, मतलब ये नहीं हो सकता, 135 तक हम जा ही नहीं सकते। तो फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस। ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस मतलब कितना? 1 2 3 4 ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर। फर्स्ट रेजोनेंस होगा, सेकंड रेजोनेंस होगा, थर्ड रेजोनेंस होगा, फोर्थ रेजोनेंस होगा। तो ऑर्डर कितनी है? फोर्थ है। ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस इज 4। ओके, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस कितनी होगी? 4। किधर गया भाई? यस, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस कितनी है? फोर्थ ऑर्डर। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस, पहला रेजोनेंस, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा रेजोनेंस, चौथा रेजोनेंस, 4 रेजोनेंस होंगे। कितने रेजोनेंस होंगे? 4 रेजोनेंस होंगे। अब सवाल ये होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वाटर लेवल केप्ट। तो मैक्सिमम लेवल यहां तक का होगा, तो टोटल लेंथ कितनी है? देखो भाई, इसके ऊपर अगर वाटर होगा तो रेजोनेंस ही नहीं होगा ना। पहला रेजोनेंस कब होगा? जब इसकी फ्रीक्वेंसी 500 और इसकी फ्रीक्वेंसी 500। तो इसकी 500 होने के लिए, इसकी 500 होने के लिए क्या होना चाहिए? वाटर लेवल यहां तक होना चाहिए। तो मैक्स वाटर लेवल, मैक्स वाटर लेवल, टोटल लेंथ कितनी है? 125 माइनस पहले रेजोनेंस की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए कम से कम। तो कितना आएगा? 125 माइनस 15, मतलब ये 5 चलेगा, 110 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वाटर लेवल कितना है? 110 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा जब पहला रेजोनेंस होगा। कौन सा रेजोनेंस होगा? पहला रेजोनेंस। और मिनिमम वाटर लेवल के लिए, मिनिमम वाटर लेवल के लिए ये कितना पाइप खुला होना चाहिए? 105 सेंटीमीटर। मतलब जब पाइप यहाँ तक खुला होगा 105 सेंटीमीटर तक, यहाँ पर फोर्थ रेजोनेंस होगा। तो मिनिमम लेंथ वाटर लेवल की निकालना है ना, मिनिमम लेंथ इतनी। तो ये कितना है? 125 माइनस 105, मतलब कितना? 20 सेंटीमीटर। तो सिर्फ 20 सेंटीमीटर जब पानी रहेगा ट्यूब में तो इतनी लेंथ खुली रहेगी और ये सिचुएशन आएगी, ये वाली सिचुएशन। तो ये फोर्थ रेजोनेंस की सिचुएशन है। तो मिनिमम वाटर लेवल कितना? 20 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कितना? 110 सेंटीमीटर। लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आने के लिए आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन करना पड़ेगा जो कि बेस्ड है इलास्टिसिटी, चैप्टर नेम इलास्टिसिटी पे से। ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L0, जब इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब मैंने क्या किया? इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ाकर टेम्परेचर कर दिया मैंने T डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी और लेंथ हो गई L। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ इंक्रीज होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ L0 थी, T डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी है? L। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या आएगी? इंक्रीज इन लेंथ आएगी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ इज L, इनिशियल लेंथ इज L0, L माइनस L0। तो हमेशा याद रखना इंक्रीज इन लेंथ, इसको बोलेंगे हम डेल्टा L। क्या बोलेंगे? डेल्टा L। तो इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ से इंक्रीज इन लेंथ कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंक्रीज इन लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, जो कि यहां पर क्या है? T माइनस 0। T माइनस 0 मतलब क्या आएगा? T। क्या आएगा? T। ठीक है, तो बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर तो 0 है ना, तो ये टेम्परेचर में से ये टेम्परेचर माइनस किया तो क्या है? T। तो इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर 0 था, इसलिए जितना भी आपका टेम्परेचर होगा उतना इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। ओके, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा L इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू T। T इज चेंज इन टेम्परेचर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल करेंगे, डेल्टा L चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा L0T, अल्फा L0T, वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी इसको बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट या टेम्परेचर कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी इसको बोलते हैं। सीधी सी बात है यार, टेम्परेचर बढ़ाने पर वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इनिशियली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो लेंथ L0 थी, टेम्परेचर बढ़ाकर T डिग्री सेल्सियस कर दिया तो लेंथ बढ़ गई, इंक्रीज इन लेंथ इतनी है। तो जितनी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी उतनी इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगी। तो इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगी। तो अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अब ये सारी चीजें चैप्टर इलास्टिसिटी में एक्सप्लेन की गई है। सो यंग मॉडुलस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। अब फोर्स की जगह हम टेंशन भी रख सकते हैं, फोर्स इज नथिंग बट टेंशन। तो यंग्स मॉडुलस क्या आ जाएगा, टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन एरिया, ये L0 को ऊपर शिफ्ट कर दो, L0 डिवाइडेड बाय डेल्टा L, चेंज इन लेंथ, L0 डिवाइडेड बाय डेल्टा L। सो दैट विल बी इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया इनटू L0 अपॉन डेल्टा L। डेल्टा L की वैल्यू कितनी है ये देखो, अल्फा L0t, अल्फा L0t। तो L0 L0 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला आया यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू T या फोर्स या टेंशन T इज इक्वल टू A अल्फा T। तो टेंशन का फॉर्मूला आया T इज इक्वल टू Y A अल्फा T। अब T क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, T इज टेंशन, T इज टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू Y अल्फा T, Y A अल्फा T, Y A अल्फा T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप क्या करोगे, टेम्परेचर वायर का इंक्रीज करोगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश होगी इसलिए टेंशन बढ़ जाएगा, और टेंशन बढ़ने के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या आया, Y A अल्फा T, Y A अल्फा T। So tension produced due to increase in temperature is T is equal to Y A alpha T. T is increase in temperature, हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। A steel wire of length 1 मीटर, एक स्टील वायर है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में बंधा हुआ है ऐसे। ओके, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, और उसका जो मास है, मास कितना है, टोटल मास है 0.1 किलोग्राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, इसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स बिटवीन टू एंड। ओके, इफ टेम्परेचर ऑफ फायर इज लोअर्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी भी कई बुक में दिया होता है। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो ये सिकुड़ जाएगी, लेकिन सिकुड़ सकती है क्या, नहीं, क्यों नहीं सिकुड़ सकती, बिकॉज इट इज फिक्स इन टू रिजिड सपोर्ट। तो ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगी लेकिन हो नहीं सकती, बिकॉज इट इज फिक्स इन टू रिजिड सपोर्ट। तो ये नजदीक आने की कोशिश करेगी लेकिन आ नहीं पाएगी, तो ये खिंच जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओके, द वायर इज वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल बोर्ड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो क्या पता करना है आपको, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय m। तो क्या हमारे पास लेंथ है, लेंथ है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमारे पास स्मॉल एम है, स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल एम होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितना है इसका, मास है 0.1 और लेंथ है 1, तो ये आया 0.1 किलोग्राम पर मीटर। तो स्मॉल एम भी आ गया। अब सवाल उठता है टेंशन कितना, तो टेंशन के लिए हमने फॉर्मूला रिड्यूस किया है। तो टेंशन, तो डायरेक्टली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय m। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ कितनी है 1 मीटर अंडर रूट ऑफ, टेंशन की जगह क्या रखेंगे, Y A अल्फा T, Y A अल्फा T, जिसका प्रूफ अभी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। ओके, Y A अल्फा T डिवाइडेड बाय स्मॉल m, स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, दैट इज 0.1। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ, यंग्स मॉडुलस कितना है 2 × 10⁻11
इंटू एरिया कितना है 10 टू दी पावर -6। ओके, ऐसा यूनिट में कोई टेंशन नहीं। अल्फा, अल्फा कितना है 1.21 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये इसका यूनिट देखो पर डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -1। अब पहले पावर का मैटर सॉल्व करेंगे। 10 टू दी पावर +11 और -6 -11, ये हो जाएगा कैंसिल। ओके, अब क्या होगा, दिस इज माई 1/2 अंडर रूट ऑफ ये -1 ऊपर जाके +1, तो ये क्या हुआ 2 इंटू ये कितना है 1.21 इंटू ये हो गया 20 इंटू 10 टू दी पावर -1 ऊपर जाके +1, मतलब ये हो गया 10। तो ये 1 और ये 2 0, तो ये 1 और ये 2, ये हो जाएगा 121। 2 2 = 4, तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 2 कैंसिल, क्या बचा √121 का स्क्वायर रूट 11 कितना 11, 121 का स्क्वायर रूट 11, तो आंसर आया 11 हर्ट्ज, विच इज परफेक्टली करेक्ट। लेट अस सॉल्व दिस टू न्यूमेरिकल्स, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। देखो पहले फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज बाय 6 हर्ट्ज। तो मान लो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी n, तो कितनी बढ़ी, नेक्स्ट कितनी हो गई n+6। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीज बाय 6 हर्ट्ज, तो इनिशियल n थी तो n+6 हुई। कब, इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 44% टेंशन बढ़ गया। मतलब ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी n1, ये फाइनल फ्रीक्वेंसी हो गई n2, तो 44% से टेंशन बढ़ गया। मतलब इनिशियल टेंशन हम लेंगे 100, तो फाइनल टेंशन आ जाएगा 44% से बढ़ गया ना, तो 100 में 44 बढ़ गया, तो इनिशियल अगर 100 लिया तो फाइनल हो गया 144। कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, लेंथ क्या रखी, कांस्टेंट रखी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, n और t का रिलेशन देखेंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n = 1/2L √of T/m। तो स्ट्रिंग सेम है तो मास पर यूनिट लेंथ सेम। ओके, सो वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन, दैट इज लॉ ऑफ टेंशन। सो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, so n1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T1, n2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T2, दोनों को डिवाइड कर दो। n1/n2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1/T2, ठीक है। तो n1/n2, n1 कितना है n, n2 कितना है n+6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 कितना है, T1 इज 100 और T2 कितना है 144, तो 100 का स्क्वायर रूट 10, 144 का 12। ओके, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 12n इज इक्वल टू 10n+60, समझ में आया ये दोनों का, 10n+60, इसको इधर ले लो, 12n - 10n इज इक्वल टू 60, 12n - 10n इज इक्वल टू 60, सो 2n इज इक्वल टू 60, तो n विल बी 30 हर्ट्ज। तो ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 30 हर्ट्ज। ओके, फाइंड द चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 20%। अब सेकंड सिनेरियो में क्या किया, टेंशन को कांस्टेंट रखा, तो हमने पहले इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकाल ली, n बराबर 30 हर्ट्ज आया। अब इसमें कितना चेंज होगा, जब टेंशन सेम रख के हम क्या करेंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे 20% से, लेंथ को बढ़ा देंगे 20% से, ठीक है ना। तो लेंथ को हम कितने से बढ़ाएंगे, 20% से बढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो अब सेकंड सिनेरियो क्या आएगा, इसी प्रॉब्लम का सेकंड सिनेरियो, मेरी इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1 है 30 हर्ट्ज, मुझे चेंज निकालना है, लेकिन पहले मैं n2 निकाल लूंगा। तो इनिशियल लेंथ है मेरी 100, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी, 20% बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी। तो इनिशियल मैंने 100 लिया, तो 20% बढ़ा दी, तो कितनी हो गई 120, कितनी हो गई 120। यहाँ पर 44% में है ना, तो इनिशियल 100 ले या करो, 100 पार हो जाएगा, इनिशियल आसान जाएगा, ठीक है ना। तो T1 मैंने 100 लिया, तो 44% बढ़ाया, तो 100 में 44 बढ़ाया तो 144, यहाँ पे 20% बढ़ाया, तो इनिशियल मैंने कितना लिया 100 लिया, 20% बढ़ाया मतलब 120 कर दिया। तो लॉ ऑफ लेंथ यूज होगा, लॉ ऑफ लेंथ। तो n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2। दिस इंप्लाइज दैट माय n1 इज 30 इंटू L1 इज 100 इज इक्वल टू n2 पता नहीं, और L2 कितना है 120, तो ये 0 कैंसल, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 3 2 = 6, 3 10 आ गए,
2 1 2, 2 5 15, 5 5 25, तो N2 कितना आया 25 हर्ट्ज। बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट N2, दे आर टॉकिंग अबाउट कीपिंग टेंशन कांस्टेंट। फाइंड क्या किधर गया भाई, फाइंड चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चेंज तो इनिशियल कितनी थी 30 की कितनी हुई 25, तो चेंज कितना आया, चेंज कितना है, चेंज हुआ 30 माइनस 25, दैट विल बी 5 हर्ट्ज। तो कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। ठीक है, चलो। तो जब भी परसेंटेज में दिया जाए आपको, परसेंटेज में, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इनिशियल 100 थी और उतने परसेंट बढ़ गई या घट गई, तो घट गई तो 100 से माइनस करो, बढ़ गई तो 100 से प्लस कर दो। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज दिया जाए तो इनिशियल को 100 मान लेना और जितने परसेंट बढ़ाया है तो 100 में उतना ऐड कर देना, घटाया है तो 100 से उतना माइनस कर देना, खत्म। ठीक है, इफ यू इंक्रीज द टेंशन ऑफ स्ट्रेच वायर बाय 5 किलोग्राम वैट, मतलब इनिशियल टेंशन T1 ले लेंगे हम T और फाइनल टेंशन T2 ले लेंगे T प्लस 5 किलोग्राम वैट। किलोग्राम वैट को न्यूटन में कैसे करना है, 10, मतलब G से मल्टीप्लाई करना है, G 9.8, तो ऑलमोस्ट हम 10 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा T प्लस 50 न्यूटन, ये फाइनल टेंशन। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज चेंज इन द रेशियो, तो N1 बाय N2 का रेशियो दिया है 2:3, तो क्या पता करना है, फाइंड इनिशियल टेंशन, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस T। वेरी सिंपल, n is equal to 1 upon 2l under root of t by m. They are not talking about length, they are not talking about mass, so this is only the problem of law of tension. Fundamental frequency directly proportional to root t, so n1 by n2 is equal to under root of t1 by t2. n1 by n2 कितना है बेटा 2/3 अंडर रूट ऑफ t1 की वैल्यू है t, t2 की वैल्यू है t प्लस 50, दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, स्क्वायर रूट कैंसिल, t बाय t प्लस 50, इसको उल्टा कर दो, इजी जाएगा, t प्लस 50 डिवाइडेड बाय t, उल्टा कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा 9/4, ये भी उल्टा हो जाएगा, सेपरेट डिवाइड करो, t बाय t प्लस 50 बाय टी इज इक्वल टू 9/4, ये कैंसिल, ये होगा +1 इधर जाके -1, तो 50 बाय टी इज इक्वल टू 9/4 -1 1 को क्या लिखूंगा मैं 4/4, बेस सेम कर दिया ना, 50 बाई टी इज इक्वल टू बेस सेम 4, 9 - 4 कितना आएगा 5, 5 1 1 5 1 1 0, 4 इधर आएगा t इधर आएगा, तो t इज इक्वल टू आया 4t न्यूटन, 4t न्यूटन, इसको मैं बोल सकता हूँ 4 किलोग्राम वैट, 4t न्यूटन या 4 किलोग्राम वैट, किधर गया भाई आंसर, 4t न्यूटन या 4 किलोग्राम वैट, यस परफेक्टली ऑलराइट।